पैदा किया, उस जुनून ने आपको मंजिल दे दी। वो आप ही के वीडियोस को मैंने देखा ना, तब आपकी चैनल पे जा रही थी कि एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाएं। पागल हो गई इस चीज को लेके। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है आपने? बिना किसी एजुकेशन के आप इस लाइन में बहुत आगे तक जा सकते हो, और जो आपको करना है उसके लिए पागलपन, जुनून, सफलता आपके कदम चूमेगी। थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब आप सोचो और अमीर हो जाओ। इस जर्नी में उस परिवार का क्या सपोर्ट रहा? लोग आने लगे, लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करने लगे कि आपकी बहू तो बहुत अच्छा काम करती है। बस आगे तक चलती गई। घर में ही रहती है, 11 बजे भी चले जाओ, बैल बजा दो, ठीक है। तो उस तरीके से ना फैमिली डिस्टर्ब रहने लगी थी। क्या है, किस तरह का बिजनेस है? जब कि मैम हमारे एरिया में ऐसे लोग रहते ही नहीं है कि हमें इतना पैसा दें, ऐसा नहीं है। हर एरिया में मलाई रहती है। 4x4 8x8 की दुकान में पूरी जिंदगी बिता देते हैं और बस चलता रहता है वही। आपको जो हाइप मिली है ना, वो कैसे मिली? क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट था? यूएसए से मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आए हैं, बुटीक पे आए हैं। 60 सेकंड में कोई 3 तरह का ब्लाउज कैसे सीख सकता है भाई? बॉम्बे में उसको बॉम्बे कट बोलते हैं और हमारे इधर उसको डबल कटोरी बोलते हैं। ओके। कि अभी तो कपड़े दिलाए थे भाई, पहन लिए उसको, एक बार पहन लिया मैंने। तो अब नहीं पहनूंगी मैं उसे, क्योंकि उसकी रील बन के मेरी सोशल मीडिया पे आ चुकी है। वो चाहता है कि मुझे इस तरह का ड्रेस मिल जाए, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है? जी जी बिल्कुल, फैन है लोग बहुत। अब वो क्लाइंट को देखकर ये बता पाती हूँ कि आपका शोल्डर गिर जाता है और आपका शोल्डर लेफ्ट से ही गिरता है, तो वही चीज मुझे अलग बनाती है। शोल्डर भी कम और ज्यादा छोटे होते हैं? yes. आजकल जो फैशन ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 500 प्लस वीडियोस बना चुकी थी, वो चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं हो रहा था। अच्छा। निशा राजपूत, पहली ही वीडियो 1 मिलियन। मुझे पेमेंट भी मिल गया, तो मतलब ये तो सोशल मीडिया कमाल है। कहा भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कैसे होगा। मैंने कंटिन्यूस ब्लाउज को बनाया, क्योंकि मुझे बाद में पता चला ये तो सब्यसाची ब्लाउज था। सबकी नजरें उसी पे रहती हैं, अरे आपका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुमने क्या कर दिया मेरे कपड़े शुरुआत के दिनों में? अच्छा करने के चक्कर में वो बेकार हो गया। तो भाई सुनाने लग गई वो तो। ये हुआ ये हुआ। फिर दोबारा कभी आएगी नहीं वो? ऐसे कौन आएगा कोई। 15 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अब नहीं लगेंगे। कोई भी बहन या बेटी या बहू काबिल है तो उसे दहलीज से बाहर निकलने दीजिए। हो सकता है जो सपने आप पूरा नहीं कर पाए हैं वो उसके माध्यम से हो जाए। एक जमाना ऐसा था कि जब बेटियां घर में जन्म लेती थी तो कुछ चीज़ें उनको विरासत में मिल जाती थी, जैसे कढ़ाई, बुनाई और सिलाई। उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, घर में देख के वो सीख लेती थी। और बड़ी पूछ होती थी उनकी, जब कभी शादी ब्याह होता था तो रिश्ते से पहले लोग ये पूछते थे क्या घर के कामकाज आप जानती हैं। और उनकी वो सिलाई और बुनाई का जो हुनर था ना, वो उनकी एक पहचान होती थी। लेकिन जब मार्केट का दबदबा बढ़ा तो तमाम तरह के फैशन डिजाइनर आए और मार्केट ने ये बताया कि नहीं, आप जो पहन रहे हैं वो बेकार है, आप जो कर रहे हैं वो बेकार है, हम जो आपको बेच रहे हैं वो अच्छा है। और लोग उस पर शिफ्ट हो गए, और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ कि वो हुनर मरते चले गए। बेटियों ने मॉडर्न होने के चक्कर में सब छोड़ दिया। लेकिन आज हमारे साथ गांव की एक ऐसी बेटी बैठी हुई है जिसने ना कुछ करते हुए भी वो आज हिंदुस्तान में छा गई हैं। वजह सिर्फ एक थी कि जिसको सबने छोड़ दिया था उसको इन्होंने अपना लिया, यानी वही सिलाई, कढ़ाई और बुनाई। बिना कोर्स किए हुए आज वो फैशन डिजाइनर बन गई हैं और अपना इंस्टीट्यूट चला रही हैं, और लाखों बेटियां घर बैठे उनसे सीख रही हैं, क्योंकि लाखों में उनके फॉलोवर्स हैं। आइए सीधे बात करते हैं और देखते हैं कि आपके मतलब की क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। थैंक यू सो मच निशा जी, ये समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर्वेश जी, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया और अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। आज मैं आपके पॉडकास्ट के चैनल के जरिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और कैसे आज मैं इतने बड़े मुकाम पर पहुँच गई हूँ। शुरुआत हुई मेरी बचपन से। एक्चुअली मुझे सिलाई का कोई बड़ा ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं बाकी लड़कियों की तरह सिलाई में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था या घर के कामों में इंटरेस्ट था। हालांकि मैं करती थी, सिलाई भी करती थी क्योंकि पापा करते थे, और घर के कामों में भी मम्मी की हेल्प की है, और गांव से हूँ तो खेतों में भी काम किया है। तो वो सारी चीज़ें करते हुए मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। बट मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं चाहती थी कि एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करूं और एक घूमने वाली चेयर पे बैठूं। लेकिन जैसे ही शादी के लिए रिश्ता आया और लड़के वालों ने एक शर्त रखी कि ये लड़की जॉब नहीं करेगी। ओके। मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन हमारी फैमिली में क्या होता है, हम लोग जब पार्टनर पापा मम्मी देखते हैं हमारे लिए, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी मम्मी का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। मतलब दूर दूर तक पूरा खानदान निचोड़ देते हैं कि हमारी बेटी के लिए वो परफेक्ट है। तो पापा ने बोला कि रिश्ता बहुत अच्छा है, मना मत करना। तो जैसे ही मुझे इस बात के बारे में पता चला कि उनको जॉब नहीं करानी है,
तो मेरे को एक बात याद आई, पापा ने बचपन में एक बहुत ही पहुँचे हुए पंडित से मेरी कुंडली बनवाई थी। इनफैक्ट हमारी सभी बहन भाई की बनवाई थी। और उस कुंडली में साफ साफ लिखा था कि इस कन्या के भाग्य में नौकरी का योग नहीं है। ओके। तो वो चीज़ मुझे मतलब एकदम से याद आई कि अरे कुंडली में भी यही लिखा था, ये लोग भी यही बोल रहे हैं, चलो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और पापा ने बोला कि अच्छा रिश्ता भी है, कहीं बाद में फिर अच्छे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, तो फिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब कहते हैं ना कि कहना बड़ा आसान है और करना बड़ा मुश्किल, वो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मैंने हाँ तो कर दिया, ठीक है मैं हाउस वाइफ बन के रहूँगी, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद ही मुझे वो चीज़ खलने लगी। मतलब मेरा फ्री टाइम मुझे खलने लगा, तो मुझे मतलब थोड़ा खुराफाती थी मैं, दिमाग में तिकड़म लगा रही थी कि मैं कैसे मनाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो मैंने फिर सिलाई मशीन के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे स्टिचिंग थोड़ा थोड़ा सा आता था और कॉलेज में भी मैं स्टिचिंग अपने खुद के स्टिच किए हुए आउटफिट पहन कर जाती थी। अच्छा। वहाँ पर एक्चुअली एक हमारे कॉलेज में था कि वाइट ही कलर पहनना है, ओके। कुर्ती होगी वाइट ही कलर की होगी। ठीक है। तो हम लोग मैं क्या करती थी कि वाइट कलर के बहुत सारी आउटफिट्स बना लिए थे कि आज ये पहन के जाना है, कल ये पहन के जाना है। तो मेरा माइंड थोड़ा क्रिएटिव था इस लाइन में, बट इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ मुझे इसी लाइन में आगे जाना है, ऐसा नहीं था। बट मैंने फिर उसको अपना पैशन बना लिया। मैं पागल हो गई इस चीज़ को लेके कि मुझे अब इसी फील्ड में आना है। मतलब आपके पैसे ने एक जुनून पैदा किया, उस जुनून ने आपको मंजिल दे दी। जबकि मुझे नहीं पता था कि मैं इस लाइन में बहुत आगे, उस टाइम भी नहीं पता था कि इतना आगे तक जा पाऊंगी। बस ये था कि मुझे लगातार काम करना है और पूरा मेहनत के साथ करना है, लगन के साथ करना है। और इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने सुना था कि कोई भी काम आपको करना है ना, तो उसके लिए बस पागल हो जाओ, दिन रात आप उसी के बारे में सोचो। वो सेम मैंने किया। क्या बात है। और यहाँ पे मुझे एक याद आ रही है एक लाइन, ये वो आप ही के वीडियोस को मैंने देखा ना, तब आपकी चैनल पे जा रही थी कि एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाएं। तो मतलब एक फील्ड में आप मास्टरी कर लो तो आपको आपकी जो आप चाहते हो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बात बिल्कुल सही है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए की वजह ये होती है ना कि आप एक चीज़ पे अगर फोकस हो गए तो बाकी चीज़ें तो पा ही लेंगे आप। अपने आप। मैं आपके बारे में जब सर्च कर रहा था तो मुझे दिखा कि निशा राजपूत फैशन डिजाइनर। तो क्या आपने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है आपने, या क्या पढ़ाई रही है और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? सर वही मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि मैं मतलब जब मैंने सोचा कि मुझे अब फैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो उस टाइम पे मैं ये सोच रही थी फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स तो मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे डिज़ाइनर के नाम से जानेंगे कैसे। तो ओह। मैंने क्या किया, एक लिस्ट में बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर के नाम लिखे। अच्छा। तो मैंने फिर वो नोटिस करना स्टार्ट किया उनकी जर्नी, गूगल पे पढ़ा कि उनकी एजुकेशन क्या है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो उससे मुझे पता चला, एनालाइज किया तब मैंने कि बहुत सारे तो ऐसे फैशन डिजाइनर्स हैं जिन्होंने कोई डिग्री नहीं लिया और वो आज टॉप के लेवल पे हैं। मतलब तो मैंने सोचा कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्या तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। तो मुझे लगता है कि मैं बिना, और मैं यूथ को भी बताना चाहूँगी कि बिना फैशन डिज़ाइनिंग के और बिना किसी एजुकेशन के आप इस लाइन में बहुत आगे तक जा सकते हो। इसमें बस आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए और जो आपको करना है उसके लिए पागलपन, जुनून, ये 2-3 चीज़ें अगर आपने कर ली तो वाकई आप इस लाइन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। वैसे आपकी पढ़ाई लिखाई क्या थी? मेरी बीएससी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। और मैं ये स्टिचिंग से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करने वाली थी, बट मैंने वो बात अपने पार्टनर के साथ शेयर की। उन्होंने बोला कि तुम्हारी एजुकेशन हिंदी से है। एक्चुअली मेरे जितने भी सब्जेक्ट थे सब हिंदी में थे, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स। सिर्फ इंग्लिश में था। और यहाँ पर क्या होता है दिल्ली में, सिर्फ हिंदी में होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश में। तो मेरे लिए बड़ा ये चीज़ था कि मैं बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने जो सब्जेक्ट्स हिंदी में पढ़े हैं वो उनको इंग्लिश में पढ़ाने हैं। तो कहीं मैं गलत एजुकेशन ना दे दूँ, इसलिए मैंने इसको फिर साइड कर दिया कि चलो ये नहीं करते, टीचिंग लाइन में करते हैं और कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं। और मेरा माइंड तो पहले से ही क्रिएटिव है। मतलब मैं जिस फील्ड में जाती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ जिस काम को मैंने स्टार्ट किया उसको बिल्कुल लगा देना है, मतलब जी और जान लगा के उसको करना है। वो चीज़ मैंने सोची और वो की। और क्योंकि सारा माइंड दिमाग का है, और एक बुक भी मैंने पढ़ी थी नेपोलियन हिल की, उसमें क्या था कि थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब आप सोचो और अमीर हो जाओ। मतलब आपकी जो सोच है वो आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है, आपकी पर्सनैलिटी बताती है कि आप क्या सोच रहे हो। आप अच्छा सोच रहे हो तो आपके साथ अच्छा होगा, और आप गलत सोच रहे हो तो आपके साथ गलत होगा। और वो मैं बताऊंगी आपको एग्जांपल। लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग आई थी मैं अभी 2-3 दिन पहले, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे, क्या हुआ, पॉडकास्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि सारा खेल माइंड का था। ये जब मैं बात रेडी हो रही थी ना
और मेरे हस्बैंड ने सुबह मॉर्निंग में मुझे कॉल किया कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तेरा वेट कर रहा हूँ। मैं अपने घर के नीचे ही पार्लर है हमारा, मैं वहाँ पे रेडी हो रही थी और मैंने कहा बस 2 मिनट में आई, लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने लिपस्टिक का कलर चेंज कर दिया। हाँ। और जब मैं गाड़ी में बैठी और मैंने फेस देखा, मैंने कहा आज तो मैंने डार्क कलर लगा लिया, तो मैं कभी यूज़ ही नहीं करती, तो मुझे अपना फेस ऑड लग रहा था। फिर वैसे ही धीरे धीरे करके मैं अपने बालों पे गई, मैंने इनको बोला, मैंने कहा भैया मेरे बाल ना थोड़े फ्रीजी हो रहे हैं। तो कह रहे अभी चुप बैठी रहे, मेरे को गाड़ी चलाने दे। मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो फिर जब हम यहाँ आए तो क्या हुआ, पॉडकास्ट हुआ नहीं है ना। तो सारा खेल माइंड का है, अगर आपने माइंड सेट है ना तो वो सारी चीज़ें अच्छी चलती रहती है। आप अच्छा अच्छा सोच रहे हो तो आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, और आपके माइंड में कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा आ गया ना, नहीं यार यहाँ पे कुछ है, तो आपके साथ गलत गलत होता जाएगा। और उसके बाद जब पॉडकास्ट नहीं हुआ हमारा, उसके बाद हमने 2-3 चीज़ें और की उस दिन, और वहाँ पे हर जगह हमें निराशा हासिल हुई कि हमारे माइंड में जब कुछ चीज़ अच्छी अच्छी होती है तो अच्छा अच्छा रहता है, और फिर जब कुछ एक भी पॉइंट आपका हुआ ऐसा तो आपके साथ फिर गलत गलत होता रहता है। हाँ, कई बार वो दिन भी नहीं होता, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी वो नहीं होता। इस पॉडकास्ट में हम आगे बढ़े उससे पहले एक और ज़रूरत की बात कर लेते हैं जो सबके ज़रूरत की होगी, कि आपकी शादी ही इसी शर्त पे हुई थी ना कि आपको मतलब शादी के बाद कोई काम नहीं करना है, आपको हाउसवाइफ बन के रहना है। तो फिर इस जर्नी में उस परिवार का क्या सपोर्ट रहा, पति का कैसा सपोर्ट रहा, कैसे आप निकली उन चीज़ों से, कैसे वो दायरे से बाहर आई कि भाई अब आप कुछ कर सकती हैं? मैंने सिलाई के लिए राजी इसलिए किया उनको कि मैं घर के काम पूरे करूंगी, आप लोगों को खाना टाइम पे चाहिए, मैं तीनों टाइम का खाना रेडी करूंगी और टाइम से करूंगी, लेट नहीं करूंगी। एक्चुअली थोड़ा डिसिप्लिन वाले पर्सन है, मतलब फैमिली थोड़ा ऐसी है कि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। टाइम अगर 9 o'clock पे चाहिए खाना तो चाहिए। इनफैक्ट मेरे फैमिली में एक मेंबर तो ऐसे हैं, मेरे ब्रदर इन लो, उनको अगर 9 o'clock के बाद आप 2 मिनट लेट भी खाना दोगे ना तो वो खाना नहीं खाएंगे, सुन रहे होंगे और वो वो भी। गुस्सा नहीं करते। मतलब मैं ये कहूँ, इनफैक्ट मैंने अपने पार्टनर कभी कभी आज तक ऐसे चिल्लाने वाला गुस्सा नहीं देखा। बहुत आराम से इजीली मतलब बोलेंगे नहीं भूख नहीं है, भूख मर गई है मेरी, अब मैं नहीं खाऊंगा। मतलब लोगों को देखा है ना, गालियाँ देंगे, गुस्सा करेंगे, बट ऐसा नहीं करते। बहुत सॉफ्ट नेचर है, क्योंकि वो थोड़ा आध्यात्मिक हैं और वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। और वो जो बुक मैंने आपको बताई है ना अभी, वो मेरे घर में थी, क्योंकि वो बुक बहुत मतलब शौकीन है वो मेरे पढ़ने पास है, के। मेरी लाइब्रेरी में, मैंने भी पढ़ा है उसको। तो वो उस बुक से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं अपनी लाइफ में। तो मतलब आपने एक तरीके से सबसे पहले समय का प्रबंधन किया कि आप उन कामों को, घर के कामकाज को निपटा उनको पाओ। जी, मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, वो सारी बच्चे चीज़ें मैं और करती थी, पूरा घर का काम निपटा कर फिर जो फ्री टाइम होता था उसको मैं अपनी स्टिचिंग में लेती थी। फिर जब खाना बनाने का टाइम होता तो वो काम छोड़ के फिर खाना। फिर जब धीरे धीरे अर्निंग स्टार्ट हुई ना, लोग आने लगे, लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करने लगे कि आपकी बहू तो बहुत अच्छा काम करती है। तो उन लोगों को भी लगा कि हाँ ये कुछ करेगी, तो मेरा धीरे धीरे करके मेरा सपोर्ट करने लगे मेरे काम में, कि अभी तू रहने दे, खाना मैं बना लूँगी, तेरे को अर्जेंट देना है ना तो तू ये वाला काम कर। तो अच्छा। धीरे धीरे करके वो चीज़ आने लगी। अरे क्या तो बात है, मतलब उन लोगों ने ही सपोर्ट करना शुरू किया। क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ काम करते हैं, अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मेरा ही एक बेटा है और उसने 12th पास कर लिया और वो बोल रहा है कि मम्मा मुझे डॉक्टरी करनी है और उसमें 1 करोड़ रुपया चाहिए। हम्म। तो अभी क्या होगा, मैं देखूंगी उसके मार्क्स कितने आए हैं, हम्म। तो 40% मार्क्स आए हैं और बोल रहा है मैं डॉक्टरी करनी है। मैं क्यों दूंगी उसके पैसे, बात तो वेस्ट नहीं सही। करने ना। अभी मेरे बेटे ने 99.9% मार्क्स लेकर आया और बोल रहा है मम्मा मुझे डॉक्टरी करनी है, करा दो प्लीज़। तो मैं खुद को बेच दूंगी, मुझे घर बेचना पड़ा मैं वो करूंगी, क्योंकि मुझे पता है, भरोसा है मुझे उस पर। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जब मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और सालों मैंने उस काम को दिया, तो उनको लग रहा है कि बड़ी शिद्दत से काम कर रही है, लगन के साथ कर रही है, रातों रात काम करने में लगी, जुटी पड़ी है। तो फिर मुझे थोड़ा सा वहाँ पर मेरे फैमिली वालों ने साथ देना शुरू किया, और फिर मैंने मतलब बहुत बस आगे तक चलती गई। फिर घर से हमने अपने शॉप को बाहर शिफ्ट करने की सोची, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट बाहर से आने लग गए थे और थोड़ा सा फैमिली भी डिस्टर्ब रहने लगी थी, क्योंकि लगता है ना कि घर में ही रहती है, 11 बजे भी चले जाओ बैल बजा दो, ठीक है। तो उस तरीके से ना फैमिली डिस्टर्ब रहने लगी थी। तो फिर फैमिली वालों ने भी बोला और मैंने भी खुद सोचा कि अब थोड़ा, अब घर पे नहीं होगा, बाहर चलते हैं। तो फिर हमने मतलब आपने बाहर विस्तार देना शुरू किया। जी जी। तो क्या अभी बुटीक चलाते हैं, इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं, क्या है, किस तरह का बिजनेस है? जब अभी स्टार्टिंग मैंने बिल्कुल सिंपल से किया था, जैसे सिंपल कुर्तियाँ सिंपल कुर्तियाँ स्टिच करते हैं, ब्लाउजेज स्टिच करते हैं। फिर धीरे धीरे, क्योंकि मुझे वो चीज़ में नहीं फंस के रहना था, मैंने लोगों को देखा कि एक 4x4 8x8 की दुकान में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और बस चलता रहता है वही। तो मुझे वहाँ तक सीमित नहीं रहना था, मेरा था माइंड कि मुझे डिज़ाइनर बनना है और बहुत आगे तक जाना है। तो मैंने धीरे धीरे करके डिज़ाइनिंग पर फोकस करना
करना शुरू कर दिया। ओके। मतलब जैसे, जबकि मेरे एरिया में उस टाइप की आउटफिट नहीं पहनी जाती। मतलब मेरा एरिया एक ऐसा था बहुत बेसिक सा। कहते हैं ना कि मैम, मुझे आज भी ये सुनने को मिलता है कि मैम हमारे एरिया में ऐसे लोग रहते ही नहीं है कि हमें इतना पैसा दें। ऐसा नहीं है, हर एरिया में मलाई रहती है, बट आपको वो मलाई को आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। तो मेरे पास वो क्लाइंट भी आने लग गए जो बाहर स्टिच कराते थे। फिर धीरे धीरे क्लाइंट को पता चलने लगा ना, जब कि ये अच्छा काम करती है, तो जैसे होता है ना कि हम ब्राइडल ब्लाउज और हम कुछ ऐसे आउटफिट जो हमारे हजारों की मतलब कहते हैं ना कि वो बहुत कॉस्टली है, कि मतलब कई हज़ार का आउटफिट है, तो उस आउटफिट को मुझे देते थे। और जो डेली यूज़ के आउटफिट हैं, जैसे सिंपल सूट है, कुर्ती है, तो वो बाकी टेलर्स के पास जाते थे। तो मतलब मुझे मलाई चाहिए थी, तो मेरे पास मलाई आ रही थी, और मुझे ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ, और जहाँ मैं जाने वाली हूँ ना, मैं बहुत जल्दी चली जाऊँगी। तो मतलब क्योंकि मुझे समझ में आने लगा था, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और जब लोग ये कहते हैं कि नहीं, घर के कपड़े तुम वहाँ से स्टिच करा लेते क्योंकि कॉस्टली है। क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो चार्जेस की वजह से फिर क्लाइंट की सोचते थे कि जो घर के पहनने वाले कपड़े हैं वो कहीं और स्टिच करा लेते हैं, लेकिन जो ख़राब ना हो, और जो मेरे थोड़े ऐसे कपड़े हैं जो मैं पार्टी वेयर आउटफिट्स को पहनती हूँ, पार्टी में जाती हूँ, तो वो वाले आउटफिट हम निशा बुटीक पे स्टिच कराते हैं। तो लगभग कितने लोगों की टीम होगी आपके पास आज? अभी आज की डेट में 18-20 लोग हैं। 18-20 लोग हैं? जी, एडिटिंग टीम अलग है, कॉलिंग टीम अलग है, और अच्छा। बाकी मेरे हेल्पर हैं जो, और कुछ बुटीक की टीम है जो बुटीक का काम भी करते टोटल अगर हैं। मिला लें तो सबको मिला के मैं बता रही हूँ आपको। 18-20 है। जी जी। कितना पहले आपने शुरू किया था? ये मैंने 2009 में ही स्टार्ट कर दिया था, जब मेरा शादी हुआ था 2009 फेब में। कल ही ओके। मेरी एनिवर्सरी थी। अरे आपको बिलेटेड हैप्पी थैंक एनिवर्सरी। यू, थैंक यू। तो अच्छा, तब से लेकर के आप बढ़ते आई, और अब ये आपको जो हाइप मिली है ना, वो कैसे मिली? क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट था, जरूर। या जैसे आपने कहा ना कि दूर दूर के लोग आने लगे, तो अचानक से तो दूर के लोगों को पता नहीं चला होगा, तो वो कौन सी चीज़ थी जो आपकी ज़िंदगी को सर ट्रिगर किया, उसके दो बदली? चीज़ें हैं, जैसे एक सोशल मीडिया, लेकिन हाँ। सोशल मीडिया से पहले भी मैं बताना चाहूँगी। जैसे मैंने एक ड्रेस बनाया, और वो ड्रेस किसी पार्टी में गया, तो पार्टी में तो दूर दूर के रिलेटिव्स आते हैं ना, हाँ तो वो रिलेटिव्स देखते हैं हाँ। कि ये आउटफिट आपका बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब पार्टी में आपका एक ड्रेस हाईलाइट होता है ना, तो लोगों की निगाहें उस आउटफिट पे ही रहती हैं। वो जिधर जा रहा है लोग उधर देख रहे हैं, वो जिधर बैठी है वो उधर देख रहे हैं, तो फिर उससे एक दो लोग पूछ भी लेते हैं कि आपने ये कहाँ से स्टिच कराया। तो वहाँ से मुझे रेफरेंस मिलने लगा था। सोशल मीडिया से पहले की बात बता रही हूँ। फिर जब मैं सोशल मीडिया पे आए, तब तो कुछ बात ही नहीं है, तब तो हर जगह पूरे देश में, और मेरे को तो लगता है कि बहुत दूर दूर से मेरे पास, मतलब काफ़ी बार तो ऐसे हुआ, यूएसए से मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आए हैं, बुटीक पे आए हैं। मतलब अच्छा। ऑर्डर्स तो आते ही हैं रेगुलर। हाँ। मैं कुरियर करती हूँ उनको। हाँ। तो बना के आउटफिट्स, वो डिज़ाइन मुझे सेंड करते हैं, वो सेम डिज़ाइन मैं बना के शेयर दे देती हूँ उनको, कुरियर करवाती हूँ। लेकिन यूएसए से लोग मेरे पास स्पेशली मिलने भी आए हैं। लगभग कितने क्लाइंट अब तक आपसे जुड़े होंगे इन दरमियान, मतलब एक जैसे? क्लाइंट तो मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स का है 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक ट्रेन कर चुकी हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन। 1 लाख प्लस? जी। बहुत बड़ी संख्या है। मतलब मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ जिसने कभी फैशन की दुनिया में जाने के बारे में नहीं सोचा था, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जी करवा जी रही हैं। जी। तो ये इंस्टीट्यूट किस तरह का अपना कहाँ है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, कैसे है? सर न्यू दिल्ली सागरपुर में है। तो क्या लोग ऑफलाइन ही सीखते हैं या ऑनलाइन भी सीखते हैं? सर दोनों, अच्छा। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी सिखाती हूँ। तो अब फीस कितनी है आपकी? सर बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। मतलब ऑनलाइन का अगर मैं बात करूं, तो जहां पर लोग लाखों रुपीस ले रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के, मैं 24,000 ओनली 1 ईयर का फैशन डिज़ाइनिंग अच्छा, कोर्स 1 करा रही साल हूँ। का कोर्स जी, है ये? 1 साल का कोर्स है, और उसकी फ़ीस है 24,000। और अगर किसी को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस पेमेंट को आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ओके। 3-4 इंस्टॉलमेंट होती है। और अगर फिर भी लग रहा है कि ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मंथली सीख सकते हैं। 2,000 पर मंथ का मेरा फ़ीस है, जो हमारी ऐप से सीख सकते हैं। और बाकी हम और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं फेसबुक पर वीडियोस डालती हूँ, उसके थ्रू लोग बहुत सारा सीख रहे हैं। मैं यही पूछने वाला था कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे गांव के या दूर दराज बैठी हुई लड़कियां जो हिम्मत नहीं कर पा रही होंगी जुड़ने की आपसे, या किसी वजह से नहीं जुड़ पाती हैं, और लेकिन वो सीखना चाहती हैं, वो 2,000 भी नहीं पे कर सकती, तो क्या फ्री में भी कोई जी व्यवस्था की बिल्कुल आपने? बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर किसी को 2,000 रुपये भी लग रहा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं।
मेरे यूट्यूब के माध्यम से। ओके। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, मेरा फेसबुक भी है, तो वहाँ से बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे भी अगर रील डालती हूँ ना, तो उससे भी लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है 1 मिनट में बहुत सारी चीज़ें सिखाना, कि 1 मिनट में ब्लाउजेस सिखा रहे हैं, 1 मिनट में ब्लेजर सिखा रहे हैं। तो उससे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बता रहे हैं लोग कि मैम ये 1 मिनट का आइडिया आपका बहुत अच्छा है और इसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ये मुझे लग भी रहा है, क्योंकि मेरे जो टीम है वो बताती है, मैम देखो आपके 1 मिनट से इसने ये हुड्डी बना लिया, हमें ये कमेंट आया है और हमें उसने हुड्डी का पिक्चर शेयर किया है। मैं देखती हूँ भाई बड़ा अच्छा कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा सीख अच्छा, रहे ये हैं। बड़ी मज़ेदार बात है। मैं बहुत तो नहीं जानता कि ब्लाउज़ के बारे में। एक वीडियो आपका देख रहा था कि 1 मिनट में 3 तरह का ब्लाउज़ बनाइए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में कोई 3 तरह का ब्लाउज़ कैसे सीख सकता है भाई? सर एक्चुअली वो जो 3 तरीके के ब्लाउज हैं वो सिमिलर हैं, मतलब उसमें है सिंगल कटोरी, हाँ। फिर डबल कटोरी, फिर बॉम्बे कट। अच्छा। तो एक जो बॉम्बे कट और डबल कटोरी ब्लाउज है, ये दोनों ही एक ही ब्लाउज है, सिर्फ नाम अलग है। बॉम्बे में उसको बॉम्बे कट बोलते हैं और हमारे ओके। इधर उसको डबल कटोरी बोलते हैं। ओके। तो और एक सिंगल कटोरी है, दोनों सिमिलर है, बस एक छोटे से पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो वो इसीलिए मैंने वो 3 ब्लाउजेस को एक ही मिनट में एक्सप्लेन कर दिया और उससे काफ़ी लोगों ने अच्छा सीखा भी है और वो अच्छा लगा लोगों को। मैं देखा और उसपे एक चीज़ और भी देखा जो बड़ी हाईलाइटेड है कि 100 100 डेज चैलेंज करके कुछ आप लेकर के यस आई हैं। यस यस तो यस उस 100 दिन में आप क्या-क्या सिखा देती हैं लोगों को? सर, एक 100 डेज चैलेंज मैं कंप्लीट कर भी चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे। निशा राजपूत वाला एक चैनल है, उस पे 100 डेज चैलेंज मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट में मैंने डे 1 डे 2 ऐसे करके वो पूरा डाला हुआ है। लोगों ने उससे सीखा और सीख के अपनी लाइफ को बहुत चेंज किया। एंड अभी मैंने दूसरे चैनल पे निशा राजपूत कोचिंग एक और चैनल है, उस पे भी मैंने 100 डेज चैलेंज ले लिया है। तो वहाँ पर मैं बिल्कुल ज़ीरो से सिखा रही हूँ कि अगर किसी को स्टिचिंग आती भी नहीं है ना, बिल्कुल जीरो लेवल पे है और मतलब ABCD नहीं आती, सुई में धागा डालना नहीं आता, वो भी सीख सकता है। क्योंकि मैं पहले बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करती हूँ और फिर वो सारी चीज़ें सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को कि कैसे डे 1 से काम किया जाता है, अपने माइंड को कैसे रेडी किया जाता है इस चीज़ को मतलब करने के ये लिए। वाला जी ये करने के लिए। मतलब गजब की बात है कि एक गांव से निकली हुई लड़की जो ABCD भी सिलाई का नहीं जानती थी, वो सिलाई में तो परफेक्ट हुई, लोगों को सिखा भी रही है, जी इंस्टीट्यूशन भी चला रही है और वो मल्टीपल इनकम के सोर्स डेवलप कर लिए। मतलब आपके सिलाई से जो आता है वो अलग, आपके इंस्टीट्यूशन से आता है अलग, आप डिजिटल मीडिया से सर बहुत सारे जी जी ये सीखने वाली सर बात और है। भी बताऊंगी, जैसे अगर आप आपकी जो चैनल के माध्यम से ऑडियंस देख भी रही हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो स्टिचिंग लाइन है ना, इससे हाँ। हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से कमा सकते हैं। जैसे स्टार्ट मैंने बुटीक से किया, फिर बुटीक के बाद मैंने धीरे धीरे ऑल्ट्रेशन का काम भी स्टार्ट किया। ओके। क्योंकि आजकल क्या है ना, लोग रेडीमेड पहनना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उसमें ऑल्टर तो होता है हाँ। कि क्योंकि वो आपके प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बना नहीं होता, वो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बना होता है कि जो मैक्सिमम लोगों को आ जाए। तो वो काम स्टार्ट किया। उसमें क्या होता है, मतलब बहुत कम टाइम में आप ऑल्टर कर लेते हो और पैसे भी आपके काफ़ी मिलते हैं उसमें ऑल्टर करने में, तो टाइम कम लगता है, अर्निंग अच्छी होती है। तो वो चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके ओके। साथ साथ आजकल लेडीज़ें आपने देखी हैं कि एक बार कपड़े पहनती हैं फिर नहीं पहनती। हाँ 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 ये हाँ। जो रील्स का ज़माना है ना आजकल, ये लेडीज़ों की ये जो आदत है ना उसको ख़राब कर दिया है। मतलब आजकल देखा भी होगा कि हस्बैंड बोलते हैं कि अभी तो कपड़े दिलाए थे भाई, पहन लिए उसको, एक बार पहन लिया मैंने, हाँ हाँ। तो अब नहीं पहनूंगी मैं उसे, क्योंकि उसकी रील बन के मेरी सोशल मीडिया पे आ चुकी आ है। चुकी है। तो वो चीज़ हो गई है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने रेंट पर देना स्टार्ट कर दिया ड्रेसेस को। अच्छा। तो मैं डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाती हूँ और उसको रेंट पे देती हूँ। तो लोगों का अगर बजट नहीं है कि उनको सिर्फ एक ही दिन पहनना है, तो वो रेंट पर लेकर ड्रेसेस को पहन सकते हैं। मतलब किसी घर में कोई फंक्शन है, जी वो चाहता है कि मुझे इस तरह का ड्रेस मिल जाए, तो जी वो आपसे संपर्क कर सकता है। जी जी बिल्कुल। और 1 डे के लिए वो आउटफिट रेंट पे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर मैंने और भी काम स्टार्ट किए, जैसे कि लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया। फिर लेडीज़ें बोलने लग गई मेरी बहू को सिखा दो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरी बेटी को सिखा दो या मुझे खुद भी सिखा दो। तो मैंने इसलिए बैचेज स्टार्ट किए, तो लोग ये भी काम कर सकते हैं। तो इस स्टिचिंग से बहुत सारे स्कोप हैं जो आगे बढ़ने के, कि आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से पैसा कमा सकते हो। फिर आता है बात सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया पे भी काम कीजिए, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी सब लोगों को कि सोशल मीडिया पे जब आप काम करते हो ना, तो आपकी फेस वैल्यू बनती है। फेस वैल्यू बनती है और आप बहुत जल्दी ग्रो करते हो, बहुत लोगों तक पहुँचते हो। आपकी मतलब फेस वैल्यू इतनी बनती है कि लोग आपको सेलिब्रिटी स्टार बना मानने देते हैं। हाँ, सेलिब्रिटी मानने लग जाते हैं। तो वो चीज़ है। हाँ, मुझे भी लगता है कि निशा राजपूत को अगर ट्रेडिशनल वे से जाना होता
तो वो आज जहाँ पे बैठी हैं नहीं पहुँच पाती, क्योंकि आप बिल्कुल कह नहीं रहे हैं सर। कि यूएस से लोग आते हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आपके पास जी आते जी हैं, जी फ़ोन जी। करते होंगे, मैसेज करते होंगे, तो ये सोशल मीडिया की ताकत है। सोशल मीडिया की पावर है सर, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर है। अब मुझे जब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ ना, तब हाँ। मुझे लग रहा है कि लोग बहुत दूर दूर से जान रहे हैं, और लोग कॉल करते हैं, फ़ैन है लोग बहुत। वो मतलब कुछ तो, क्योंकि मैं फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं करती, वो रिसेप्शन पे ही होती है, तो जब कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं ना कि मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है, तब बोलते हैं कि एक कॉल वहाँ से आया था तो आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो काफ़ी जानने को मिलता है कि बहुत फ़ैन है। कितने फॉलोअर्स होंगे आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे? सर जैसे अभी 450 अराउंड हमारे, 460 अराउंड के आसपास हमारे एक इंस्टाग्राम पे हैं। 460 मतलब 460, चार 60 के, चार लाख साठ जी, हजार 4.5 लाख के आसपास। ठीक है। एक सोशल एक है निशा राजपूत 3663, हमारा इंस्टाग्राम है। दूसरा कोचिंग का मैंने बना हुआ है, मतलब निशा ओवरऑल राजपूत मान लें कोचिंग। तो 1 मिलियन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। सर 1 मिलियन अराउंड, यस। 10 लाख लोग आपसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जी आपकी सर। चीज़ों को देखते हैं, जी सुनते जी हैं, जी समझते हैं, और इन्होंने आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए जी ताकत दी होगी। जी। तो मतलब जितने लोग ये देख रहे होंगे, अगर वो अपने जीवन में किसी भी हुनर पे काम करना चाहते हैं, तो वो सोशल मीडिया को एक्सेप्ट कर लें और जी चीज़ें जी। बढ़ निकलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि स्टिचिंग ही नहीं, कोई भी आपके मतलब आजकल तो हमारे पास अलग अलग टैलेंट है। हंसने का ही टैलेंट है, जैसे मुझे आपका हंसने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे हंसते हो ना तो हाँ हाँ बड़ा मज़ा आता है, मतलब खुल के हंसते हो। तो ये हंसने का भी टैलेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हाँ। हैं। तो मैंने देखा कि लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो एक बंदा था वो डिप्रेशन में गया और उसको किसी ने बताया कि हंसने से ये ठीक हो सकता है। तो उसने कंटिन्यू हंसना शुरू कर दिया, मतलब वो 2-3 दिन, एक हफ्ता पूरा हंसता रहा और उसका डिप्रेशन ठीक हो गया, मतलब वो डिप्रेशन से बाहर आ गया। इसके तो पीछे डॉक्टर भी तर्क देते हैं कि आपके बॉडी से कुछ इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, इस तरह के केमिकल यस यस केमिकल एग्जैक्टली। निकलते हैं जो आपको खुश रखते हैं। खैर मैं अच्छा क्या है ना, एक मामले में आपकी तारीफ करनी पड़ेगी कि आज मैं बिल्कुल अपोजिट आपको देख रहा हूँ। जो जब पहली मुलाकात हुई थी और आज में बहुत अंतर है। आप बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं, अपनी काम पे आपका कमांड है, आप उसको बताना जानती हैं। एक बात बताइए कि आपका बुटीक जो है ना बाकियों से अलग कैसे है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, हम्म। तो मेरी जो टेक्निक है ना, वो आपको ना किसी किताबों में मिलेगी, ना किसी वीडियोस में मिलेगी, और वीडियो में मिली भी तो वो मेरा ही प्लेटफॉर्म होगा। ओके। मैंने फोकस किया बॉडी स्ट्रक्चर पे। हम्म। मैंने लोगों को देखा कि लोग जो वीडियोस बना रहे हैं ना, 34 साइज है, 34 साइज में आप ये शोल्डर लो और ये आर्म होल लो और ये ऐसे बना दो। 36 साइज है, ये शोल्डर लो, ये आर्म होल लो और ऐसे बना दो। लिस्ट बना देते हैं लोग, चार्ट बना के देते हैं, इस तरीके से सिखा रहे हैं, फर्मे के थ्रू सिखा रहे हैं, और बाकी और फॉर्मूलाज के थ्रू सिखा रहे हैं। बट मैंने वो सब साइड कर दिया, मैंने उस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि जब हम किसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और 10 लोगों के बनाते हैं वो सेम टेक्निक से, वो सेम फॉर्मूला यूज़ करके, तो 4 लोगों का ठीक आता है, 6 लोगों का गलत क्यों आ जाता है। अच्छा। बट मैं चाहती हूँ कि मैं अगर 10 लोगों का बना रही हूँ तो 10 के 10 लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, एक भी मुझे ऑल्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो मैंने बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया, और वही टेक्निक मैं अब आज अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। ओके। तो मैं बॉडी स्ट्रक्चर पे काम कर रही हूँ, और बॉडी स्ट्रक्चर पे मतलब इतनी बड़ी कमांड हो गई है मेरी कि मैं क्लाइंट को देखकर ये बता पाती हूँ कि आपका शोल्डर गिर जाता है, और आपका शोल्डर लेफ्ट से ही गिरता है, और या अच्छा। राइट से ही गिरता है। तो वो ये चीज़ें मतलब बहुत प्लस पॉइंट है कि क्लाइंट के मन में आप ये जगह बना रहे हो। जैसे ज्योतिषी होते हैं ना, अरे आपका तो ये होने वाला है ना, तो वो बोले अरे पहले से पहले ही बता दिया, मतलब मेरा स्टिचिंग भी नहीं किया आपने और मेरा पहले ही बता दिया। हाँ जी, क्योंकि आपका मैं देख रही हूँ ना बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का है। तो ये जो चीज़ है ना, ये किसी ने अभी तक इस पे काम नहीं किया, मैं इसलिए तो हंस वही रहा था चीज़ मुझे कि अलग बनाती है। मैं इसलिए हंस रहा था कि आप अपने यहाँ क्लाइंट को आने पे साइकोलॉजिकली पहले ही ट्रैप कर लेते हो कि भाई हमने तो बिना नाप के ही तुमको जान लिया, अब नाप के नहीं, बाद तो क्या बिना ही नाप आएगा। के, मतलब जैसे मेजरमेंट लेते हैं ना, जैसे मेजरमेंट नहीं लिया मैंने तब तक, जब तक मैं उनको बता देती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर जब मैं उनका मेजरमेंट लेती हूँ, मैं देखती हूँ शोल्डर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब अगर 2 इंच से ज़्यादा डिफरेंस है तो डेफिनेटली एक साइड से उनका गिरता है, और जिस साइड से कम होता है उस साइड से ही गिरता है। अच्छा, तो क्या शोल्डर भी कम और ज़्यादा चौड़े यस होते हैं सर, क्या? यस बराबर नहीं होते हैं ये? सर, सबका अलग अलग होता है। जब हम मेजरमेंट से नापते हैं ना, तब लेडीज़ों में ज़्यादातर होता है सर। अच्छा। सर लेफ्ट और राइट होता है ना, कि हाथ एक भारी होता है, एक हल्का होता है, वो काम ऐसे भी करने की होता वजह है। से क्या कि जिस तरफ ज़्यादा काम करें शायद वो झुक गया है या दूसरी सर तरफ? मे बी, ये तो मैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं मेजरमेंट लेती हूँ तो ये जो बाइसेप्स होते हैं ना, ये भी अलग अलग होते हैं। अच्छा। जी, बहुत बार लेडीज़ें ये बोलती हैं कि मैं जब भी स्टिच कराती हूँ, ये नोटिस किया सर मैंने, जब मैं स्टिचिंग में आई थी, तो मुझे बहुत सारे क्लाइंट ऐसा बोलते थे, जहाँ पे भी सिलवा रही हूँ वहाँ पे ये टाइट कर देते हैं।
तो मैंने वो चीज़ नोटिस की कि लोग जड़ तक क्यों नहीं जा रहे हैं चीज़ों को। मतलब Okay. कहते हैं ना कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ये मेरे को ये बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन उसकी जड़ तक नहीं जाते ना, ये बीमारी हुई क्यों है। जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे तो वो कैसे ठीक हो पाएगी। तो वो सेम चीज़ मैंने भी फॉलो की। तो मैंने देखा कि इनका जब ये बोल रही है हर जगह से, हर बार जब भी जहाँ से स्टिच करा रही हूँ यहीं से टाइट हो रहा है, तो मैंने वहीं पे फोकस करना शुरू किया, वहीं पे काम करना शुरू किया, और फिर देखा अरे ये तो बाइसेप्स में गड़बड़ है, ये तो एक साइड से ज़्यादा है, और जिस साइड से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उस साइड से टाइट होगा ये जहाँ से मुझे भी हमारा पहली हैवी बार है। पता चला है कि अगर मैं अपना कपड़ा सिलाने जा रहा हूँ तो मैं भी उससे बोलूँगा अपने दर्जी से, मतलब जो टेलर मास्टर हमारे होंगे उनसे बोलूँगा भैया देख लो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भी कोई एक ऐसा सर एक टाइट एक्चुअली हो। ये जेंट्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका भी एक रीज़न है। हमारी जेंट्स के जो आउटफिट होते हैं वो इतने लूज होते हैं, बॉडी फिटेड नहीं होते हैं। हाँ। और जेंट्स में ऑल्ट्रेशन नहीं आता सर, क्योंकि जेंट्स का जो बॉडी है वो एकदम इक्वल है। हाँ। लेकिन हम जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कहीं से उभरा हुआ है, कहीं से ऐसे है, तो अप डाउन होता है, कहीं से मतलब पूरा ओवरऑल ऊपर से नीचे तक इक्वल नहीं होता। अब मुझे एक बात समझ में आई कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो मेल से ज़्यादा फीमेल्स के कपड़े क्यों बिकते हैं, मेल से ज़्यादा फीमेल्स के लिए दुकानें क्यों होती हैं, मतलब वहाँ पे काम ज़्यादा होता है लोगों के लिए। जी आजकल जो फैशन ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है कि किस तरह का है या कितना बदलने वाला है? सर, एक्चुअली ये फैशन ट्रेंड ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जब मैं बात करूँ अपनी नानी दादी वाली, तो वहाँ पर अलग ट्रेंड चलता था, मम्मी वाला टाइम अलग था, अब हमारा टाइम अलग है। तो हमारी भी टाइम में ये ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर ये फैशन इतने ही टाइम के लिए टिकेगा। ये कभी भी जा सकता है और कभी भी आ सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता फैशन का, या कोई भी ट्रेंड चलता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात करूं मैं, तो एक नायरा कट कुर्ती था, वो बहुत ट्रेंडिंग में था। बहुत सारी, जब आप बाहर मार्केट में जाओगे ना तो आपको ज़्यादातर फीमेल्स उसी में मिलेंगी। जब ट्रेंड चलता है तो वही होता है, जो भी फैशन चलेगा ज़्यादातर बाहर लेडीज़ें उसी आउटफिट में नज़र आएंगी। तो मैंने भी इस पे याद आया मुझे, ये मेरा जो चैनल था निशा राजपूत, हाँ। उस पर मैं 500+ वीडियोस बना चुकी थी, और वो चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं हो रहा था। अच्छा। जब मैंने सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया, पहले तो मैं करना नहीं चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस पे ज़्यादा अर्निंग कर सकती हूँ नॉर्मल, क्योंकि मेरा काम इतना अच्छा चल रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने एक दिन एक वीडियो देखी कि हम सोशल मीडिया से ये सब चीज़ें कर सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तब मुझे धीरे धीरे करके पता चला कि मुझे अपना टाइम निकाल के सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा, अगर मुझे अपनी फेस वैल्यू बनानी है और मुझे बहुत आगे तक जाना है। ये एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है मेरे लिए। तो मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया और कंटिन्यू वीडियोस बनाना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में क्या करती थी, मैं घर के काम करती थी, फिर उसके बाद बुटीक का भी काम करना, घर भी संभालना, उसके साथ साथ सोशल मीडिया भी संभालना, वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, वीडियो पोस्ट करना, वो सारी चीज़ें मेरी खुद की थी। तो मैंने क्या किया, उस पर कंटिन्यू वीडियोस बनाना शुरू किया और अपने नाम से ही चैनल बनाया। उस पर मैंने 500+ वीडियोस बना दी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चैनल, क्योंकि जो 20-25 व्यू आते थे वो भी मेरे खुद के थे, क्योंकि 10 लोग तो मेरी फैमिली के ही मेंबर हैं, तो मैं सबके फ़ोनों में चला देती थी शाम को। तो वो इस तरीके से मैंने 20 या 25 जो भी मेरे व्यूज़ आते थे वो आते थे। तो मैंने कहा मुझे लग रहा है ये चैनल ना डेड हो गया है। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर हम नया चैनल बनाते हैं, नई आईडी से बनाते हैं, नई जीमेल आईडी से बनाते हैं, तो उसके ग्रो होने के चांसेस हैं। अब आप खुद सोचो कि मैं 500 वीडियोस बना चुकी हूँ, सोशल मीडिया पे मेरी अच्छी कमांड है। उस टाइम नायरा कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, तो मैंने एक नायरा कुर्ती का फर्स्ट वीडियो बनाया, और बिलीव नहीं कर पाएंगे, वो 1 मिलियन, पहली ही वीडियो 1 मिलियन। उस वीडियो ने मेरा चैनल मोनेटाइज किया, और वो मिलियन जाने का एक रीज़न भी था क्योंकि मैंने अच्छा बोला, मैंने अच्छा बनाया, कंटेंट अच्छा था, और उसमें ट्रेंडिंग भी था, क्योंकि लोग नायरा कट कुर्ती को सीखना चाह रहे थे, और मेरे थ्रू उन्होंने बहुत अच्छा सीखा, क्योंकि मेरा स्टिचिंग में बहुत अच्छा हाथ है। मैं फिनिशिंग और फिटिंग दोनों पे फोकस करती हूँ। तो वहाँ से वो वीडियो, पहली वीडियो वायरल गया। जब पहली वीडियो वायरल गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मुझे पेमेंट भी मिल गया। तो मतलब ये तो सोशल मीडिया कमाल है। तो मैंने क्या किया, फिर एक और वीडियो नायरा कट बनाया, वो भी 1 मिलियन चला गया। तब मेरे को ये लगा कि मुझे लग रहा है कि अब मैं घर वालों को बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं घर वालों को बोल रही हूँ अब निशा राजपूत चैनल ना डेड हो चुका है, अब मैं उस पर काम नहीं करने वाली। अच्छा। अब मैं निशा राजपूत वाईटी क्रिएशन पे काम करूंगी। एक्चुअली जो कोचिंग है ना वो पहले वाईटी था, मैंने ही चेंज कर दिया क्योंकि मेरा ऐप बन गया निशा राजपूत कोचिंग के नाम से। तो मुझे लगा लोग मुझे निशा राजपूत कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे, तो मैंने वो चैनल का नाम चेंज कर दिया।
तो वहाँ से मेरी ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट होती है। फिर नया ट्रेंड आया सब्यसाची। और जब सब्यसाची ब्लाउज आया मार्केट में, मुझे पता भी नहीं था कि मार्केट में आ भी चुका है, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा हाई फाई एरिया नहीं है। वो जो क्लाइंट थी वो मुझे ढूंढते हुए आई थी। उसने वो ब्लाउज़ बहुत सारे टेलर्स को दिखाया और उसने उनके फेस से जज कर लिया कि ये नहीं स्टिच कर पाएंगे भाई, वो इनफिक्स हो रहे हैं। तो वो अपना ब्लाउज़ ले आई। भाई कोई भी फीमेल या कोई भी लड़की अपना ब्लाउज़ ऐसे पर्सन से स्टिच नहीं कराएगी जिसको उसको लग रहा है कि वो नहीं स्टिच कर पाएगा। और ब्राइडल तो वैसे भी वो मतलब होती है ना कि लड़कियां, मेरा ब्राइडल ब्लाउज़ बहुत अच्छे से फिट होना चाहिए। तो वो मेरे पास आई और उसने बोला कि अब आप ही इस ब्लाउज़ को स्टिच कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे इस ब्लाउज़ को दिखाया और मैंने उसको देखा भी नहीं ब्लाउज़ को। मैंने उसका मेजरमेंट लिया और उसको फोल्ड करके रख दिया। और जब वो चली गई, जब मैंने देखा भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कैसे होगा। मैंने कहा मैंने कभी किसी काम को अभी तक ये नहीं बोला कि मुझसे ये नहीं होगा। मुझे चाहे टाइम कितना भी लगाओ। पहले मैंने उस ब्लाउज़ को 2 घंटे देखा कि ये ब्लाउज़ कैसा है, पैटर्न कैसा है, ये कैसे बन सकता है। रात हो गई, घर चली गई, सो गई। सुबह 10 बजे, रात में पूरे रात मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही थी कि मुझे सुबह 10 बजे काम ख़त्म करते ही मुझे वो काम स्टार्ट करना है। 10 बजे मैं पूरे उस ब्लाउज़ को स्टिच करने बैठ गई। मैंने ब्लाउज़ स्टिच, कटिंग किया, जो भी किया, जो मुझे समझ में आ रहा था वो सब मैंने किया। रात को 2 बजे, मतलब मैंने दोपहर का लंच, शाम का डिनर नहीं किया। मैंने कंटिन्यूस ब्लाउज़ को बनाया। मैंने कहा जब तक ये ब्लाउज़ बनेगा नहीं ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। मुझे पानी सब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जब तक ये बनेगा नहीं ना, तब तक मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। रात को 2 बजे तक वो ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट किया। और जब वो ब्लाउज़ स्टिच हो गया, रेडी हो गया, मैंने क्लाइंट को कॉल किया। क्लाइंट आया, उसने पहना, वो इतना खुश थी और उसका 4 गुना खुश मैं थी, क्योंकि मुझे बाद में पता चला ये तो सब्यसाची ब्लाउज़ था। मुझे बाद में पता चला और उस ब्लाउज़ का मैंने वीडियो बनाया और उस वीडियो को मैंने फिर फेसबुक पे डाला। और उससे मेरा फेसबुक मोनेटाइज हुआ, क्योंकि वो भी मिलियंस में चला गया, क्योंकि उस टाइम वो ट्रेंडिंग में था। उस टाइम नायरा ट्रेंडिंग में था, उस टाइम पे सब्यसाची ब्लाउज ट्रेंडिंग में था, और वो आज भी है। क्योंकि ये बहुत टाइम की बात नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले की बात है। और 2 साल से कंटिन्यू जितने भी ब्राइडल ब्लाउज आ रहे हैं, वो ब्लाउज सब सब्यसाची पैटर्न में आ रहे हैं। तो मतलब ये ट्रेंड बदलते रहे और उसका आप लाभ लेती रही हो, यहाँ तक पहुँच गई। जी। लेकिन जिन ट्रेंड की बात करें ना, वो कोई फैशन डिजाइनर ही शुरू करता है जी। तो क्या निशा राजपूत ने अपने एरिया में कोई ऐसा ट्रेंड शुरू किया है, या किसी के लिए कुछ ऐसा बना के दिया लोन का, कहाँ से करवाया, निशा राजपूत ने किया तो चलो मैं भी उसके पास चलती हूँ? जी, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। हाँ, ये सर आपने बिल्कुल सही कहा है। जब भी किसी पार्टी में मेरा कोई क्लाइंट जाता है तो उसको पूरे शादी पार्टी में 10 लोग नहीं टोक देते और वो मुझे नहीं बता देती, तब तक शांति नहीं मिलती। सर मतलब मैं जब भी कोई आउटफिट बनाती हूँ ना, और वो आउटफिट को देखकर लोग अब ये जान लेते हैं कि ये निशा राजपूत का है। अच्छा जी। तो वो उसी एरिया में? सर उस एरिया में नहीं, अभी क्या है ना, हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, बिरादरी। सर वो दिल्ली में हमारे काफ़ी सारे नॉन में है। मतलब जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है, सब नॉन में मिल जाते हैं। अरे आप भी उधर के ही हो क्या? हाँ हम भी उधर के ही हैं। तो मतलब ऐसा होता है। तो जब हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, किसी रिलेटिव्स के उधर जाते हैं, तो सारे हमारे एरिया जान पहचान वाले लोग मिलते हैं। तो जब एक आउटफिट ऐसा मिलता है ना कि हाँ ये उसका है, तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को क्या है ना, मैं जब लहंगे बनाती हूँ तो उसमें फ्लपी बहुत ज़्यादा करती हूँ उसको, ताकि घेरा अच्छा हो और वो लुक अच्छा आए। क्योंकि रेडीमेड आपने देखा है जो लहंगे होते हैं उनका बिल्कुल स्ट्रेट लुक होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं होता, लेकिन मैं उसमें फ्लेयर ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि नज़रें टिकती हैं, और जब भी वो एंट्री करते हैं पार्टी में तो सबकी नज़रें उसी पे रहती हैं, अरे आपका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यही मेरा अगला सवाल भी था कि आप इतने कॉन्फिडेंस से करें कि आपकी चीज़ें अलग होती हैं, तो क्या किसी विशेष कल्चर या ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं क्या अपने डिजाइन में आप? सर भारतीय संस्कृति। अच्छा। भारतीय संस्कृति बहुत मतलब जो साड़ी है वो हमारा एक अच्छा परिधान है। और साड़ी के अलावा हमारे लहंगे, हमारी कुर्तियाँ, इन सबको मैं करती हूँ, फॉलो करती हूँ। हैंडवर्क भी आजकल स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारी इंडिया में हैंडवर्क का काफ़ी है, ट्रेंड है। तो वो चीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, तो उन सबको यूज़ करती हूँ। एक दूसरी बिरादरी भी आपकी है जो फैशन डिजाइनिंग की है, जो डिजाइनर्स हैं, तो कभी क्या किसी डिजाइनर्स का फ़ोन या किसी से बातचीत हुई कि ये निशा राजपूत से संपर्क करो यार, अच्छे कर रही है, यंग लड़की है, बहुत जल्दी आई, बहुत बड़ा हो गई, तो क्या कभी किसी का फ़ोन आया, किसी से कोई बातचीत ऐसी हुई? सर ऐसे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स का तो नहीं आया, कहीं मैं बोलूँ कि हाँ बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर। हाँ नॉर्मली जो स्टिचिंग कर रहे हैं लोग, जो इस लाइन में हैं, वो कॉल करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ मैं बड़े बड़े डिज़ाइनर, सेलिब्रिटीज़ को नोटिस करती रहती हूँ
कि मैं वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, किस टाइप का आउटफिट बना रहे हैं, तो वो चीज़ करती हूँ। जैसे अभी एक बहुत अच्छा ब्रांड का एक कलेक्शन था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मेरे स्टूडेंट ने उसका पिक्चर मुझे शेयर किया, और उस पिक्चर का जो भी मतलब था वो मैंने एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन कराया, उसमें मुझे 10-15 डेज अराउंड लगे, और उसकी कॉस्टिंग थी 1 लाख रुपीज़ अराउंड। तो मैंने वो ओनली 40,000 में बना दिया। अच्छा। और बिल्कुल मतलब उससे अच्छा बना, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो मिले, वो बोले मैम जो आपने जो रियल था ना उससे अच्छा आपका मुझे लग रहा है। मतलब पैसा भी बचा दिया आपने और एक नई चीज़ भी दे दी। तो जो ये लोग डिजाइनिंग की दुनिया में काम करते हैं, जैसे आप काम कर रही हैं, तो इसमें किस तरह की चुनौती सबसे बड़ी होती है जो आपको डराती है कि यार ये ना हो जाए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी? होता ना कि हर काम में आदमी डरता है। सर ऐसा तो अभी तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्टार्टिंग जब किया था तब था। हाँ। जब स्टार्टिंग किया था तो लग रहा था कि कुछ ऐसा डिज़ाइन जब आ जाता था तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता था, पर ऐसा नहीं था कि बने ना या बनेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब बन जाता था तो ऐसा लगा कि हाँ अभी सही हो गया, बिल्कुल क्लियर। तारीफ तो आपको इतना सुनने को मिलती है, कोई ऐसा किस्सा आपको याद है कि कोई आया और आपको सुना के चला गया कि ये तुमने क्या कर दिया मेरे कपड़े, शुरुआत के दिनों में जी सर। बर्बाद कर दिया तुमने, ये जी वो, जी। तो मन वो टूट गया हो सबके कि शायद हर जो मुझसे भी नहीं हो स्टिचिंग पाएगा? करता है उसके साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ एक बारी। मैंने स्टार्ट किया जब मैंने घर से बुटीक स्टार्ट किया, ये उन दिनों की बात है, मतलब 2-3 साल मुझे हो गए थे, होगा 2012 अराउंड के आसपास। तो ये मेरा एक क्लाइंट था, वो काफ़ी हेल्दी था। उसने मुझे एक आउटफिट स्टिच करने के लिए दिया, मतलब कुर्ती स्टिच करना था और सलवार बनाना था। पटियाला सलवार उस टाइम बड़ा चल रहा था, ट्रेंड में था, पैंट तो बाद में आया है। तो जब सलवार बना रही थी मैं, तो मुझे मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इससे अच्छा करूँ, इससे अच्छा करूँ, तो अच्छा अच्छा करने के चक्कर में वो बेकार हो गया। सर हुआ ये कि मैंने पहले सलवार की कलियां कटिंग कर दी, हाँ, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे को सलवार हैवी चाहिए। हाँ, अब भाई कपड़ा तो, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो बहुत स्लिम है, बाद में मैंने कुर्ती का मेजरमेंट देखा तो वो तो हैवी साइज था, क्योंकि कुर्ती जब हैवी साइज में होती है तो साइड से इतना फैब्रिक नहीं बचता। अगर स्लिम होते हैं तो हम क्या करते हैं, साइड से पल्ले निकाल लेते हैं, तो मुझे लगा मैं पल्ले वहां से निकाल लूंगी, बट वो चीज़ गड़बड़ हो गया। फिर भाई जो हुआ, मतलब मैंने कहा आपका 2 आउटफिट का ये कपड़ा कम पड़ गया है, तो उसने बोला कि कपड़ा थोड़ा ले लेना, मैचिंग कर लेना। वो मैचिंग अब ऐसा बिल्कुल डिट्टो तो नहीं मिलता, थोड़ा तो अनमैच होता ही है, वो थोड़ा अनमैच हो रहा था को भाई सुनाने लग गई वो तो। ये हुआ ये हुआ, तो ये मेरे को हमेशा याद रहेगा। फिर दोबारा कभी आए कि नहीं वो? सर ये तो ऐसे कौन आएगा कोई। नहीं नहीं, उनकी होता है ना बेटी कई बार आती कि है। जब नाम। सर वो नहीं है अभी इस दुनिया में, नहीं है अच्छी। वो क्लाइंट, ओके। बट उनकी बेटी आती थी। अच्छा, तो उनको ये जिक्र पता है कि ऐसा हुआ हाँ था? राइट, बिल्कुल पता था सर। अच्छा, एक बात बताइए, इतना सब कुछ सुनने के बाद ना एक सवाल बड़ी देर से दिमाग में फंसा हुआ है कि अब निशा राजपूत एक ब्रांड बन गई, नाम बन गई, बड़ा हो गए, उनके पास बहुत से काम आ गए, वो यात्राएं भी कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, पति घर वालों को और पति को ये शिकायत नहीं होती कि अब वक्त नहीं देती हैं आप परिवार में? सर या घर टाइम वालों मैनेजमेंट को कैसे करती हैं, अगर सर दूसरी घर सवाल? वालों को नहीं होता, बट बच्चों को होता है। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी अब आपके पास टाइम कम रहता है हमारे लिए। हाँ। तो वो चीज़ है, क्योंकि घर वाले क्या, मतलब वो तो मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, घर से बाहर जाती थी बुटीक पर और आती थी तो ज़्यादा, और हस्बैंड हैं तो वो मेरे साथ ही जाते हैं, अब साथ में ही आते हैं। हस्बैंड का आपने जिक्र किया तो एक कहानी है जो मुझे पूछना भी था, लेकिन अब यहीं पूछ लेता हूँ कि मैंने सुना था कि आपके हस्बैंड बड़े अच्छे पोजीशन पे थे, बढ़िया कमाते थे, और सर शुरू में उन्होंने भी अपोज किया था ये नहीं करना, और बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी अपनी। सर वही पहले एक डायलॉग मारूंगी कि जिस पर्सन ने मुझे बोला था कि नौकरी नहीं करना है, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है अभी। बहुत बड़ी उसके बात है। पीछे की जी बहुत बड़ी बात है। मैं भी सोचती हूँ कभी कभी ऐसा कैसे हो गया, मतलब मैं बोलती हूँ कि मैंने कहा आपने तो बोला था नौकरी नहीं करेगी, आपकी नौकरी किधर गई अभी। उनको इतना भरोसा था कि जो जॉब छोड़कर, जो सिक्योरिटी छोड़ के, जितना पैसा छोड़ के आ रहे हैं वो उतना मिल जाएगा। सर धीरे धीरे करके जब हमारा बिजनेस ग्रो करने लगा ना, तो मैंने बोला कि अब जॉब को साइड करो। तो वो काफ़ी सोच भी रहे थे उस बारे में कि, क्योंकि वो मुझे परेशान होते हुए देख रहे थे, क्योंकि एक बिजनेस एक बंदे से नहीं होता। जब तक आपके फैमिली और भी सपोर्ट नहीं करेगी तब तक नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके सबने सपोर्ट करना शुरू किया। पहले मेरे ब्रदर इन लॉ ने जॉब छोड़ा, तो वो मेरे साथ आए बिजनेस में। तो अच्छा। जब जी, तो पूरा वो परिवार आपने समेट लिया? जी जी जी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने हस्बैंड को भी सोचा कि मैंने कहा ये भी, मैं भैया को बोलती थी भैया एक बार बात करो उनसे कि छोड़ेंगे, क्योंकि अब नहीं हो पा रहा है, अब मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक वो साथ में नहीं आएंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनको बोला, पुश किया गया।
फिर फाइनली उन्होंने यही डिसीजन लिया कि चलो छोड़ देते हैं, फिर छोड़ दिया सर। तो वो क्या मैनेजमेंट में थे, आईटी में थे जहाँ थे? सर एमएनसी में मैनेजर थे। मैनेजर थे, तो उनकी मैनेजमेंट स्किल जो थी वो आपके बिजनेस में कितना काम आई, कितना आगे लेके सर गई? बहुत अच्छा, जब से वो मेरे साथ आए हैं तब से मैं मतलब ये चीज़ें देखती नहीं हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मेरा सिर्फ स्टिचिंग सिखाने का होता है कि मैं क्लासेस दे रही हूँ और क्लासेस में हूँ, मैं वहीं पे बिजी रहती हूँ। एक्चुअली सर मेरा जो क्लास है वो सुबह 9 बजे के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। ओके। सुबह मॉर्निंग से ही बैचेज स्टार्ट हैं और ठीक है। बैक टू बैक बैचेज हैं। ओके। ऐसा नहीं कि 9 से 10:30 फिर 10:30 से फिर इस तरह से, मतलब 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो बैक टू बैक बैचेज हैं, तो मैं उसी में बिजी रहती हूँ। वो बाहर रिसेप्शन और ये टीम को संभालना वो सब करते हैं। तो ये जैसे नए डिज़ाइन लेके आती हैं, जो चैलेंजेस लेकर के आती हैं, क्योंकि ग्रो करने का एक ही रीज़न मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो नया लेकर के आ रही होंगी और इजी तरीके से कम पैसे में लेकर के आ रही होंगी, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मतलब हर चीज़ के पीछे ना एक मोटिवेशन होता है, तो आपको वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, या कुछ नया बनाने के लिए वो कहाँ से मिलता है, डिज़ाइन कहाँ से मिलता है? पहले क्या होता था, पहले मैगजीन्स के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू मैं देखती थी, पिक्चर्स देखती थी, सीरियल्स देखती थी, या फिर मूवी के थ्रू सेलिब्रिटी को थोड़ा नोटिस करती थी। उन सब चीज़ों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बाकी जब भी मैं पार्टी में जाती हूँ तो मैं फीमेल्स के ज़्यादातर आउटफिट नोटिस करती हूँ, वो अच्छा। चीज़ें देखती हूँ, तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ मिलता है, क्योंकि ओके। इसमें ये चेंज कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये भी होता तो और भी अच्छा होता। तो वो चीज़ें मैं देखती हूँ, नोटिस करती हूँ। एंड उसके अलावा मैं काफ़ी सारी और भी खुद से भी करती हूँ, खुद से भी सीखती हूँ, क्योंकि जो मेरे माइंड में चल रहा होता है ना। अभी रिसेंटली मैंने एक डिज़ाइन बनाया है। मैं एक दिन बैठी हुई थी तो मैंने एक बटरफ्लाई देखी, और वो बटरफ्लाई ऐसे जब उड़ी तो मुझे वहाँ से एक आइडिया मिला। तो वो उसके ऊपर मेरा काम चल रहा था। वो 1 मंथ अराउंड हमें उस आउटफिट को बनाते हुए हो गया है, लेकिन वो मैंने अभी मार्केट में उसका वीडियो नहीं बनाया। अच्छा। वो एक्चुअली उसको प्रॉपर तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है। मैं चाहती हूँ कि उसका शूट करूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छे से लोगों को दिखाऊं कि क्या मेरी मतलब माइंड का ये इमेजिनेशन था कि मतलब मैं उसको किस तरीके से प्रेजेंट करूं। तो वो चीज़ बनाई है हमने, बटरफ्लाई बनाई है, हर शेप में बनाई है, और फिर उसके बाद उसको हैंड वर्क से बनाई है वो सारी बटरफ्लाई, और उसको हमने पूरा आउटफिट का रूप दिया। मतलब आपके बुटीक पे अगर कोई जाए तो वहाँ पे जितनी भी डिज़ाइन मिलेगी ना, वो आपकी या आपके स्टूडेंट्स की देखने को मिलेगी? स्टूडेंट्स की नहीं, स्टूडेंट्स तो अपना ले जाते हैं, वो सब मेरे ही हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि कोई वो जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए कहीं वर्कशॉप लगाएं, या कहीं इस तरह के फेयर में जाएं जहां उनकी भी चीज़ें निकल सके, उनको मार्केट कैसे देती हैं बच्चों को? सर वो उसके लिए हम 1 ईयर में एक बार एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके। तो उसके थ्रू वो अपने सारे आउटफिट्स को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा पूरा प्रॉपर तो हमारा ये टारगेट रहता है कि 1 ईयर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में स्टूडेंट आए। तो जैसे 1 ईयर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है हमारा, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। तो हम क्या करते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन को साथ में लेकर चलते हैं। मतलब जब ऑफलाइन खत्म होगा तो ऑनलाइन भी खत्म होगा, तो जब जब दोनों खत्म होंगे तो हम एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें एक प्रॉपर तरीके से फैशन शो होगा, और उसमें सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आउटफिट्स को, जो भी उन्होंने बनाया और जो भी उनका थीम है, वो लेके वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज ए फैशन डिज़ाइनर, और अपने जितने भी आउटफिट्स हैं वो भी वहाँ पे लेके आते हैं, तो वहाँ पे शोकेस करते हैं उसको अच्छे से। कैरियर की कितनी संभावना है? अगर जो लोग देख रहे होंगे, आपने जिस तरह से बताया, लोगों को ये बहुत ही मतलब एक पावरफुल फील्ड लग रही होगी, ग्लैमरस फील्ड लग रही होगी, तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी कितनी है अगर कोई आना चाहे तो? सर करियर ही करियर है, मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, मौके ही मौके हैं इसमें। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बहुत बताया कि अगर आपके पास बजट भी नहीं है, या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वो लड़कियां जिनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, जैसे मैं खुद थी, मुझे घर से बाहर 4 दीवारों के अंदर ही हमें रहना था, तो हम बिल्कुल घर से स्टार्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट। मतलब ये लगा लो, अगर आपके पास मशीन भी नहीं है और आपके पास सीजर नहीं है, तो ये 4-5 हज़ार में आपका ये सामान सारा आ जाएगा, और वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस बिज़नेस में, 1 महीने में आप कमा सकते हो बड़ा इजीली। कैसे उनको, मान लीजिए जो घर में है, जिनके पास दायरा बड़ा नहीं, वो कहाँ से कस्टमर पा सकते हैं? उनको कस्टमर लेने के लिए कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? जैसे आपको तो बहुत सर जगह से मिलते हैं। स्टार्टिंग में तो वो घर से स्टार्ट करेंगे, तो घर के गेट पे आप अच्छे से एक बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ पर स्टिचिंग की जाती है, कराई जाती है। मतलब जो भी आप जिस चीज़ में भी आप स्पेशलिस्ट हो, जैसे बुटीक में क्या होता है, आपके कुर्तियाँ, आपके ब्लाउजेज़, आपके बॉटम्स, पैंट वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप वहाँ पे बोर्ड में लगाइए कि यहाँ पे सभी प्रकार के सूट सिले जाते हैं,
या सभी प्रकार की ब्लाउजेस स्टिच की जाती हैं, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं तो वो चीज़ वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक तो है। उसी से रिलेटेड आपके पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप घर से स्टार्ट करें तो इर्द गिर्द आपके घर के बाहर जो गेट होता है वो तो सभी लोग पढ़ ही लेते हैं कि यहाँ पे सिलाई होती है, तो धीरे धीरे करके एक क्लाइंट आएगा। और आप अगर उस क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हो तो क्या होगा, वो क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट दे के जाएगा, और जब आप 10 क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हो तो वो आपको 10 क्लाइंट मतलब 100 क्लाइंट आ गए। तो इस तरीके से आपका क्लाइंट बहुत बढ़ने लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सोशल मीडिया से ही होता है, आप वैसे भी कर सकते हो नॉर्मली। और फिर बाद में जब आप धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वायरल होते हो तो आपको तो फिर जानने लग जाएगा, पूरी दुनिया जानने लग जाएगी, फिर तो आपको ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स मिलेंगे। जिस तरीके से आप बता रही है ना, लग रहा है कि ये इतना आसान काम है, इतना बड़ा सर बिजनेस के जो है। बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है। बस क्या है कि आपको जुनून और पागलपन होना चाहिए किसी भी काम को करने का, और आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। इस लाइन में ना क्रिएटिव माइंड वाले बंदे बहुत जल्दी चलते हैं। हर हर व्यक्ति का एक सीक्रेट होता है अपने बिजनेस का। आपका भी कोई सीक्रेट है क्या? नहीं, ऐसे कोई सीक्रेट तो नहीं कि हाँ मैं बताना नहीं चाहती या रिवील नहीं करना चाहती हूँ। बस ये है कि आगे बढ़ने का ये फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरी भी नहीं की थी, पेरेंट्स तक नहीं करते हैं। ठीक है, जब आपको लगेगा कि आपका बच्चा नालायक है तो पेरेंट्स भी उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब आपको लगेगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो और फैमिली को लग रहा है कि हाँ आप बहुत आगे तक जा सकते हो, तो फिर फैमिली सपोर्ट करती है। तो ऐसे ही मुझे, जब मैं उनको लगा कि हाँ ये बंदा काम का है, ये बहुत आगे तक जाएगा, तो फिर लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया और मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट मतलब हम लोग अम्मी, मैं फैमिली के बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा सा। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, हम सब साथ में रहते हैं और एक मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। मतलब कहते हैं ना कि मतलब जब हमारे अंदर होता है वो हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कई बार शब्दों में वो बयान नहीं हो पाता। वैसे इमोशन शब्दों में बयान नहीं, आपके चेहरे को देख करके और आपके एक्सप्रेशन को देख करके ये तो समझ में आ रहा है कि अंदर फीलिंग किस तरह की चल रही है। और ये बात भी सही है कि आप पहले खुद को साबित करिए, फिर तो पूरा जमाना दाव लगाने को तैयार रहता है। आप अपने फैशन ट्रेंड के लिए या फैशन डिजाइनिंग के लिए किसी को फॉलो करती हैं, कोई बड़ा फैशन डिजाइनर, या आपको कोई ऐसा पसंद कोई है? पर्टिकुलर एक फैशन डिजाइनर नहीं है, मैं सभी फैशन डिजाइनर्स को फॉलो करती हूँ जो ओके। बड़े बड़े फैशन डिजाइनर हैं। ओके। तो अगर कभी मौका मिले तो किसके साथ काम करना चाहेंगे? लगता है किसी के साथ, या अपना इंडिविजुअल ही करेंगे, हम बड़ा नहीं, करें? अपना खुद ऐसा कुछ अभी ये नहीं है कि हाँ मैं उन्हीं के साथ काम करना चाहूँगी। आजकल के जो ग्राहक आते हैं ना, जो फैशन की दुनिया में, खासकर महिलाओं को लेकर के है, उनकी डिमांड बहुत होती है। कई बार वो सोशल मीडिया से लेकर के आते होंगे, तो क्या कभी आपके पास ऐसा आता है कि ये गूगल से, ये फेसबुक से, ये इंस्टाग्राम से, ये तो इसने तो फंसा दिया, यार ये तो है ही नहीं, इसको भी मांग रहे हैं ये लोग? नहीं, एक्चुअली मुझे ना ये कॉम्प्लिकेटेड वाले केस ना बड़े मजे आते हैं उसको काम करने में। जैसे कई बार होता है ना कि ये आउटफिट बड़ा मजेदार है। हाँ। और एक और बात बताना चाहूंगी इसी चीज में, जब मैं अपने कोर्स बनाती हूँ ना, जैसे मेरे एडवांस और ड्रैपिंग लेवल के कोर्सेज होते हैं, तो उसमें मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा आउटफिट लेकर आऊँ जो मैंने अभी तक नहीं बनाया, अच्छा। जो ताकि मुझे उसको सीखने को मिले। और एक कमाल की बात यह है कि कभी भी मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करती पहले। ओके। जी, मैं हमेशा, क्योंकि बताया ना आपको सुबह से शाम तक बैचेस चलते हैं, तो जब मैं क्लास में अंदर जाती हूँ तब मैं अपने टीम से पूछती हूँ कि इस क्लास में क्या सिखाना है, जरा दिखाना। अच्छा। तो फिर वहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं, जब हम कुछ फर्स्ट टाइम करते हैं तो गलतियाँ होती हैं, तो वो गलतियों को कैसे सही किया जाता है वो भी स्टूडेंट को बताती हूँ। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आपकी क्लास लेने से ना ये हमें बेनिफिट होता है कि जो गलतियाँ होती हैं वो चीज़ कैसे ठीक करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी मिस्टेक हुई है, जब हम बनाएंगे तो ये सेम मिस्टेक हमारी भी होगी, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, तो वो चीज़ वहाँ पे सीखने को मिलती है। एक बड़ी बात जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक ज़माने में आप अकेले चला करती थी, अकेले करती थी। अभी आपने बताया कि मुझे पता भी नहीं होता, और मैं जब क्लासरूम में जाती हूँ तो मेरी टीम से मैं पूछती हूँ किस पे करना, मतलब आपके पास इतने लोग हैं कि आपकी अलग अलग चीज़ों को वो लोग जो है तय क्योंकि करते कभी हैं। ऑफलाइन होता है, कभी ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन बाहर है और अलग अलग उसमें है, मतलब हमने ना पूरा एक अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं ऐसे। तो यहाँ पे ऑफलाइन सिखाते हैं, फिर अंदर ऑनलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है पूरा वॉइस का वो लगाया हुआ हाँ, है। नॉइस प्रूफ होता होगा वो जी, पूरा। तो वो फिर वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। अच्छा, क्या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं क्या जो बहुत इजीली जिस पे काम किया जा सकता है, कुछ कपड़े टफ होते हैं, या आपका कोई पसंदीदा कपड़ा जिस पे काम करना आप पसंद करती हैं? हाँ, मैं काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक पे काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ड्रैपिंग बहुत पसंद है। अच्छा। जी, जो डमी पे ड्रैपिंग बनती है ना, तो वो आउटफिट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादातर मैं वही फैब्रिक यूज़ करती हूँ, जैसे बैलून लाइक्रा है और हाँ। अरमानी सिल्क है। अरमानी सिल्क मेरा फेवरेट फैब्रिक है, ओके। क्योंकि वो शाइनिंग भी है उसमें और सॉफ्ट भी है, और वो आयरन बहुत कम मांगता है। जैसे अच्छा। कई बार हम आउटफिट बनाते हैं ना, तो हम कैसे मतलब पार्टी में जाते हैं और हम बेड से निकालते हैं या कबर्ड से निकालते हैं अपना ड्रेस, तो हम देखते हैं यार उसको तो आयरन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अरमानी सिल्क एक ऐसा फैब्रिक है और बलून लाइक्रा एक ऐसा फैब्रिक है जिसपे आपको आयरन करने की नीड नहीं है, आप निकालो और उसको पहन के और पार्टी में चले जाओ।
तो वो ओके। मेरा फेवरेट है। जो लोग नया नया सीखना शुरू कर रहे हैं उनको किन कपड़े पे काम करना चाहिए जिससे? कॉटन, कॉटन पे। सिर्फ कॉटन। मैं जो भी मेरे बिगनर स्टूडेंट हैं उनको मैं कॉटन ही बताती हूँ कि कॉटन पे काम सबसे पहले आप स्टार्ट करो, क्योंकि कॉटन पे जब आप प्रैक्टिस करते हो, कॉटन एक ऐसा फैब्रिक है जब आप जिसको जहाँ पे फोल्ड करेंगे ना वो वहीं पे फोल्ड हो जाएगा। और जो आपका सिल्क फैब्रिक होता है वो आपके कंट्रोल से बाहर होता है। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तब आप उस पर काम कर सकते हो, बट जब आप बिगनर हो तो आपको कॉटन फैब्रिक ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हर आउटफिट को कॉटन पे बनाओ, ब्लाउज या फिर कोई भी नेक डिज़ाइन कर रहे हो, सब आप ज़्यादातर कॉटन फैब्रिक यूज़ करो। कई बार आप देखती होंगी कि कुछ लोग सही नाप लगाते होंगे, सब कुछ सही करते होंगे, लेकिन जब वो कट करते हैं तो कपड़ा कभी छोटा पड़ जाता है या जो ले करके आना चाहते हैं आउटपुट वो नहीं आ पाता है। तो उसके पीछे क्या कोई टेक्निकल रीजन होता है, क्या होता है, आपका अनुभव क्या कहता है उसके नहीं, बारे वो में? टेक्निक होती है। जैसे कई बार हम काम करते हैं ना, और काम करते करते हम गलत कटिंग कर देते हैं, ओके। तब भी आउटफिट ऐसे तरीके से हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। और एक प्रॉपर टेक्निक फॉलो करो। जैसे हम ब्लाउजेस बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी पार्ट स्पेशली फीमेल्स में बैक से प्लेन होता है और फ्रंट से हमारा थोड़ा उभरा हुआ पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें नॉर्मली डार्ट डालते हैं, हम उसमें बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डार्ट नहीं डालते। और डार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग जब ब्लाउज सिलते हैं तो ब्लाउज की जब फिटिंग करते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जब प्लेट डालते हैं तो फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल अभी आगे प्लेन है पीछे प्लेन है, दोनों को चिपकाना और दोनों को सिलाई लगाना कितना इजी है। हाँ। लेकिन फ्रंट वाला पार्ट आपका बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब हम स्टिच करते हैं और जब हम फिटिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहाँ से कितना मार्जिन लें। तो वो चीज़ क्या होती है, जब सिखाते हैं तो वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर बताते हैं कि ये वाला डार्ट को इतने मेजरमेंट पे लिया जाता है, ये इसको इतना लो, इतना ही एक्स्ट्रा लो, जब आप प्लेट डालोगे फ्रंट और बैक इक्वल आएगा और आप ओके। इजीली उसको स्टिच कर सकते हो। आप कोई ऐसा खुशी का पल बताइए जहां आपके सिखाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, या एक दो बच्चे जो बहुत अच्छा किए हों और आपको अब पता चला हो तो आपको लगा हुआ जब कि मेरे को मेरे स्टूडेंट्स अपना काम दिखाते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मेरा ही काम है या फिर इन्होंने किया है। अच्छा, वो आपसे भी बेहतर कई बार करते हैं। इस पे तो घमंड होना चाहिए कि मेरे बहुत बच्चे। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी ऑफलाइन की ही बात है। हाँ। एक स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से है, हम्म। वो काफ़ी अच्छा ब्लाउज बनाया और मेरे ही एक स्टूडेंट ने बोल दिया कि मैम ये तो आपसे भी अच्छा बन गया। ये असली मैंने कहा सक्सेस है। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये बोला कि ये आपसे भी अच्छा बन गया। हाँ। मतलब टेक्निक अच्छी है, और ये टेक्निक को अगर फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। नहीं, ये सही मामले में किसी भी टीचर की अच्छी सक्सेस है कि जब उसका शिष्य उससे बड़ा हो जाए या उससे बेहतर करने लगे। वही मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। स्टूडेंट्स जब मैं लेती हूँ उनका रिव्यू लेती हूँ तो ऑनलाइन में भी तो बोलते हैं मैम आपके जैसा बनना है। मैंने कहा ऐसा कभी मत बोलना कि मेरे जैसा बनना है। मैं चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को अपने से ऊपर बनाना, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब आप एक बड़े मुकाम पे हो तो मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है। बात तो तो वो सही है। कितना अच्छा लगता है जब अच्छा बेटा अपने बाप को बोलता है कि पापा आपके जैसा बनना है। नहीं बेटा, मुझसे बहुत ऊपर तक जाना है तेरे को, मुझसे ऊपर तक। जब मुझे खुशी होगी मेरे जैसा बनेगा तो मुझे तो नॉर्मली रहेगा। तो ऐसे ही जैसे अगर क्लाइंट या स्टूडेंट मुझे बोलता है कि मैम आपके जैसा बनना है, भाई मेरे जैसा नहीं, मुझसे बहुत ऊपर तक जाना है, और तब मुझे प्राउड होगा। तो जो बात मेरा तो सही है। स्टूडेंट अपना वर्क दिखाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मैं कहती हूँ कि मैं जितने भी ब्लाउजेस बनाती हूँ और वो मिक्स कर दूँ अपने स्टूडेंट्स में तो मैं जान ही नहीं पाऊंगी ये मेरा है या मेरे स्टूडेंट का है। क्या बात है, मतलब इतना परफेक्शन के साथ आप इतना सिखाती परफेक्शन के हैं साथ सर। और वो सीखते हैं। जी। भविष्य की योजनाएं क्या है आपकी? इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, या कौन सा ड्रीम है जो आपका बाकी है जिसको आप हिट करना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं अपने जो ऑडियंस है, अपना जो बुटीक है, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि मैं उनको सिखा के एक उनको एक मतलब सक्सेसफुल बना पाऊँ, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर पाऊँ। तो वो चीज़ मुझे करना है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब कर देते हैं ना तब बताना चाहिए। वैसे ये चीज़ें होती हैं ना कि मुझे ये करना है, ये करना है, बट नहीं, आप तो बोल रहे थे आपको ये करना है, कहाँ गया? तो वो चीज़ है। तो मतलब पहले आप वो जो बड़ा आपका एक सपना है ना, वो पहले बताना नहीं चाहिए। जब आप कर दें थोड़ा तब आप बताएं कि हाँ ये मेरा सपना था। जैसे मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और आपके साथ मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, तो ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया था सर। नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी स्टोरी मैं देख रहा हूँ और जहाँ से आप निकली हैं, जहाँ पहुँची हैं, जिस तरह के लोगों के साथ डील कर रही हैं, तो वो कहते हैं, एक कहावत है ना कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। तो अगर आप में वो ताकत है तो आप कर सकती हैं। कर सकते हैं सर, बिल्कुल। अब स्टोरी समेटते हैं, क्योंकि बहुत से सवाल हैं जो अभी बात करनी बाकी है, और बहुत से सवाल तो वो लोग देंगे, लेकिन कुछ सवाल इससे इतर लेते हैं आपकी सिलाई से अलग। ओके। क्योंकि आपका जीवन ना तमाम लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है,
तमाम लड़कियों के लिए हो सकता है जो दूर बैठ के आपको देख रही होंगी, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने आपको सिलाई करते हुए देखा होगा, उन टेक्निकल चीज़ों को समझाते हुए देखा होगा। आज वो आपसे लाइफ की फ़िलॉसफी भी सुन रही हैं। तो आइए आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी पे कुछ बातें कर लेते हैं जो आपने फेस किया है। अगर कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी हुई है, पति और परिवार उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, नहीं कुछ करने दे रहा है, और वो कुछ करना चाहती है, तो कैसे करना चाहिए कि परिवार भी संतुलित रहे और उसकी ज़िंदगी भी संतुलित रहे और कुछ कर भी पाए? देखो, अगर वो मेरी फ़ील्ड को अपनाना चाहती हैं कि मैं स्टिचिंग करूँ, तो ये तो सबसे अच्छा मतलब फ़ील्ड है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और घर से स्टार्ट कर सकते हैं, एक दायरे में रह के काम कर सकते हैं। अगर हमारी ससुराल में मतलब घर से बाहर हमें नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो वहाँ पे हम घर में रह के भी हम ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक बिल्कुल जैसे मैंने स्टार्ट किया, मुझे भी मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, और मेरी शादी भी एक शर्त पे हुई थी कि मैं जॉब नहीं करूँगी। तो वही चीज़ें बहुत सारी फीमेल्स के साथ होती हैं कि आपको घर में ही रहना है, हाउसवाइफ बन के रहना है। बट बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको अपना नाम करना है, जिसको अपनी फेस वैल्यू बनानी है, जिसको अपना मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना है, ताकि वो लोगों को मतलब कुछ सिखा पाएँ, या लोगों को ये बता पाएँ कि वो भी हैं इस दुनिया में। वरना अगर हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं, हमें कौन जानेगा? बिल्कुल कौन सही जान रहा था? आज अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होती, कौन जान रहा था निशा राजपूत कौन है? सिर्फ मेरे एरिया के लोग ही जान रहे थे ना। लेकिन अभी मुझे पूरी दुनिया जान रही है कि निशा राजपूत एक फैशन डिज़ाइनर है। तो वही चीज़ है कि आप घर से इसको बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट पे शुरू कर सकते हो, एक मशीन से शुरू कर सकते हो, और जब आपको लगने लगे कि हाँ, हम वो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, और क्यों नहीं होगा, अगर आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, लर्निंग के साथ, क्लास लेकर अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपको इस लाइन में बिल्कुल, इस फील्ड में एक थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल मतलब मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप वो चीज़ें सीख सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही थ्रू सीखा जाए। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आजकल बहुत सारी ऐप भी चल रही हैं कि आप ऐप के थ्रू सीख सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है इस फील्ड में कि आप उस चीज़ से सीखो, और सीख के आप वो चीज़ें शुरू करो। और क्योंकि जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? हर चीज़ को सोचने से कुछ नहीं होता। हम कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। स्टार्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और मतलब प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। प्रॉब्लम्स के बिना, अगर ये ऐसे है तो फिर रेडी है, तो अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो मतलब अच्छी लाइफ चल रही है। क्योंकि जब तक आप ऐसे नहीं आओगे तो आपको वो मिलेगा ही नहीं, पुश ही नहीं मिलेगा। और कहते हैं ना कि ऊपर जाने का मजा ही तब है जब आप नीचे गिर जाओ। नीचे जाएंगे, क्योंकि वो तो प्रकृति का नियम भी, जितना दबाया जी जाता है जी। उतना ही ऊपर जाना होता है। कोई बुटीक खोलना चाहता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसको लेकर के अगर वो आगे बढ़े तो बुटीक में सक्सेस? बुटीक के लिए बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उससे शुरू करें। और वैसे बजट के हिसाब से होता है, आप लाखों भी लगा सकते हो स्टार्टिंग में ही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो से ही शुरू किया जाता है। बट मैं कहूँगी कि अगर जीरो से शुरू करते हैं ना, तो आपको जो ऊपर जाने में जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उन चीज़ों से आपको सीखने को मिलता है कि कैसे ऊपर जाया जाता है। अभी अगर किसी को, मैं कहूँ कि अगर किसी को कुछ पैसे दे दिए जाए, करोड़ों रुपया दे दिया जाए, और उसको फिर 1 साल बाद मिलते हैं तुमसे, तो उसने उसका क्या किया? या तो उसने उसको कम किया, या फिर उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, उससे बढ़ाया नहीं। दूसरे पर्सन को बोलते हो, कोई सक्सेसफुल पर्सन है, उसके पास बहुत सारे मतलब उसने पूरा अपना सेटअप लगाया हुआ है, और उसको जब ला के खड़ा कर दो बिल्कुल नीचे, उसके पास कुछ नहीं है, फिर उससे 1 साल